नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है। मैं पटना, बिहार का रहने वाला हूं। सन 2011 में लिखी मेरी पुस्तक आओ हिंद में सिंध बनाएं को लेकर सिंधी समाज में अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा है। हिंद में सिंध एक विचार है और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस विचार की ज्योति को घर घर में पहुंचाना चाहता हूं। यदि विचार में दम होगा, विचार को कार्य में बदलना सरल होगा, तो समझिए कि हिंद में सिंध बनेगा और इस एक कदम से हम भारतवासी कई राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा कर लेंगे, एक तीर से कई लक्ष्य साध लेंगे। अब आपसे पुस्तक के बारे में बात करनी है। 15 अगस्त 1947 से पहले यानी आजादी के पूर्व भारत में सिंध को मिलाकर 11 राज्य और 569 देशी रियासतें थीं। भारत छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया। हिंदू सिख मतावलंबी बहुमत आबादी वाला क्षेत्र भारत में रहा और इस्लाम मतावलंबी बहुमत वाले क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया गया। सिंध राज्य में इस्लाम मतावलंबी 75% 75% थे, इसलिए यह पूरा का पूरा राज्य पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। आजादी पूर्व अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के लिए राजनैतिक रूप से संगठित अखिल भारतीय संघर्ष की सक्रियता 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी, जिसका नेतृत्व सन 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी के हाथों में था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भावना को जगाने वाला तथा मातृभूमि की छवि को साकार करने वाला एक स्वरचित गान जनगण मन का गायन खुद पहली बार किया। मातृभूमि के व्यापक गुणगान वाली इस रचना के गायन के बाद इसका गान हर राजनैतिक, सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में होने लगा। हालांकि सारे भारत के स्वरूप को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता वाले इस गायन के महत्व को विवादास्पद बनाकर इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए अंग्रेजी सत्ता, उसके समर्थकों तथा समर्थक अंग्रेजी अखबारों ने इस गायन की निष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का षड्यंत्रपूर्ण प्रयास किया। उस समय यह दुष्प्रचारित किया गया कि यह गान भारत आए ब्रिटिश सम्राट के लिए गाया गया है, जो पूर्णतः असत्य था। वास्तव में यह भारतीय मान सम्मान तथा देश प्रेम को प्रकट करने के लिए किसी भी प्रकार के आधार स्तंभों एवं प्रतीकों को न बनने देने की विदेशी चाल थी। आज से 102 वर्ष पूर्व फैलाया गया यह देशघाती जहर रूपी भ्रम आज भी यहां वहां जहां तहां बोलचाल में छलक जाया करता है। दुर्भाग्य है कि राष्ट्र दर्शन के इस बेमिसाल प्रतीक राष्ट्रगान के प्रति शंका के इस भाव को हम आज तक भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रगान पर छाए इस धुंध को साफ नहीं कर पाए हैं। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है। यह हमारा राष्ट्रीय अनफिनिश्ड टास्क है। यदि हम इस टास्क को पूरा कर लें तो हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रीय जागृति का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। यदि गायन में शंका का तनिक भी आधार होता तो क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जैसे राष्ट्रवादी इस गान के प्रबल समर्थक होते? खुद गान के तत्काल बाद ही गान की निष्ठा पर उठाए सवाल पर गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था कि यह मातृभूमि के लिए ईश्वरीय प्रार्थना है। लेकिन जब आज हम राष्ट्रगान के प्रार्थना जगत, भाव जगत या सांस्कृतिक जगत से उतरकर सांसारिक, धरातलीय और व्यावहारिक जगत पर निगाह डालते हैं तो एक सत्य का डंक हमें पीड़ा देता है। राष्ट्रगान में सिंध है, पर सिंध की कोई भी या किसी भी प्रकार की भौतिक उपस्थिति देश में नहीं है। इस नजरिए से हमारा राष्ट्रगान कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार अधूरा है, अपूर्ण है। राष्ट्रगान
राष्ट्र की धड़कन होती है। राष्ट्रगान देश का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक व्यक्ति के योग से राष्ट्र बनता है, यानी राष्ट्रगान देश के एक एक व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस कसौटी पर राष्ट्रगान में सिंध के उल्लेख के बाद भी देश में सिंध का न होना कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार हर एक हिंदवासी की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति में कमी के समान है। इस कमी को पूरा करने के लिए हिंद में सिंध की जरूरत है। भारत में उसके सभी भाषाओं, सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के वासी हैं और उनका क्षेत्र है, प्रदेश है। पर भारत में सिंधी लोगों के लिए उनकी भाषा, उनका सामाजिक जीवन, भू राजनैतिक आकांक्षा तथा सिंधी सभ्यता और संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित करने वाला सिंधी क्षेत्र या प्रदेश नहीं है। सिंधी समाज के मामले में हमारी मां के आंचल का विस्तार थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। सिंध बना हम भारत माता के आंचल विस्तार को पूरा कर ले। 125 करोड़ की भारतीय जनसंख्या में करीब 50-60 लाख की जनसंख्या वाला भारतीय सिंधी समाज विभाजन, विस्थापन एवं आज भी स्टेटलेस होने के कारण मानसिक धरातल पर आहत है। भारत में आज के जातिगत मतभेद के माहौल में सिंधी समाज का जाति विहीन होना, इंटरप्राइजेस की गुणवत्ता से परिपूर्ण होना, हजारों वर्षों के उत्पीड़नों एवं ऐतिहासिक झंझावातों के बाद भी अपना वजूद बचाए रखना, संकटों में भी कभी घुटने टेक भीख नहीं मांगना तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा में भी बाजार में अपने वाणिज्यिक कौशल के बूते टिके रहना पूरे भारत के लिए जानने, समझने और सीखने वाली बात है। हिंदू, हिंद, हिंदी का सिंधु, सिंध, सिंधी से नाल यानी ना भी संबंध है। इंडस, इंडो, इंडिका, इंडिया आदि नामों के बनने के मूल में सिंधु, सिंध, सिंधी ही है, यानी हिंदू, हिंद, हिंदी और इंडो, इंडस, इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु, सिंध, सिंधी से ही है। पुराना फारस जो आज का ईरान है के लोग पहले सा को हा बोलते थे, इसलिए वे सिंधु को हिंदू और सिंध को हिंद बोलने लगे। उनके द्वारा बोला या दिया गया यह नाम ही बाद में दुनिया ने अपनाया। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए हिंद को सिंध से जोड़ना हर हिंदवासी का कर्तव्य है, यानी कर्तव्य रूपी धर्म है। भारत राज्यों का संघ है। हर राज्यवासी को अपने राज्य के क्षेत्रफल से गहरा लगाव होता है। आज भारत में सिंधी समाज के लोग ज्यादातर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं तो पूरे भारत और विश्व में फैले हुए, पर इन राज्यों में उनकी ज्यादा उपस्थिति है। भारत के किसी भी राज्य से सिंध के लिए जमीन का टुकड़ा मांगना या मांग के अनुरूप आशा रखना आज के संदर्भ में जटिल है, विवादास्पद है और तनाव पैदा करने वाला है। पर तथ्य है कि अब सिंध की आवश्यकता पूरे भारत और सारे भारतवासियों को है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में हिंद में सिंध निर्माण की चाह को सरल और संभव बनाने के लिए प्रभु कृपा से एक विचार उभर कर आया। जब विश्व के छोटे छोटे देशों में रिक्लेम्ड आइलैंड यानी कृत्रिम द्वीप या टापू बनाकर बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बसाई जा रही है, तो हम भारतवासी अपनी हर तरह की संपूर्णता के लिए भारत की जल सीमा के अंदर एक द्वीप, एक टापू बनाकर उसे सिंध क्यों नहीं बना सकते हैं? जब आज इजराइल अपने यहां आगामी संपूर्ण ओलंपिक आयोजनों को समुद्र के ऊपर आयोजित करने की योजना को अमली जामा पहनाने में लगा है, तो हम एक द्वीप निर्माण एवं उस पर एक शहर बसाकर सिंध बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से प्रस्तावित सिंध का स्वरूप पाकिस्तानी सिंध जैसा ही हो, जिससे भारतवासी सिंधी उसमें अपनी असांजी प्यारी सिंध की न्यारी छवि देख सके। सिंध के लिए वह प्रस्तावित सर्वोत्तम स्थल होगा एकदम पश्चिमी कच्छ गुजरात में नारायण सरोवर, कोटेश्वर मंदिर तथा निर्माणाधीन
श्री झूलेलाल तीर्थ धाम के पास समुद्र में। वहीं कोरी क्रिक के द्वारा कभी सिंधु नदी का जल अरब सागर में मिलता था। नारायण सरोवर प्राचीन काल से ही सिंधी हिंदू समाज का धार्मिक स्थल रहा है। वैसे कच्छ क्षेत्र से सिंधी समाज का एक विशेष ऐतिहासिक, भाषाई एवं अन्य लगाव भी रहा है। कच्छ से सटे पश्चिम में पाकिस्तानी सिंध है। पाकिस्तानी सिंध के पास ही जल पूजक सिंधी समाज का समुद्र में हिंदुस्तानी सिंध बनना बहुत ही सुखद संयोग होगा। सिंधी समाज की कच्छ के आदिपुर, गांधीधाम, कांडला क्षेत्र में अच्छी आबादी है। देश में सबसे ज्यादा सिंधी गुजरात में ही हैं। हिंद में प्रस्तावित सिंध निर्माण से पूरे देश भर में बहुत तेज आर्थिक हलचल मचेगी, पर गुजरात में तो आर्थिक, वाणिज्यिक एवं रोजगार का महाविस्फोट होगा। यदि किसी एक राज्य एवं राज्यवासी को सिंध का सर्वाधिक लाभ होगा तो वह गुजरात होगा। प्रस्तावित सिंध के लिए निर्मित द्वीप ऐसा हो कि वहां 5 से 10 लाख की आबादी रह सके। पाकिस्तानी सिंध का क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। निर्मित सिंध उसका 1000वां हिस्सा या उससे भी छोटा हो सकता है। जब 6 लाख की आबादी का सिक्किम राज्य भारत में प्रगति के पथ पर है, तो द्वीप पर का सिंध क्यों नहीं? फिर वहां शुरू में जाएंगे ही कौन और कितने लोग? सारे के सारे भारतीय सिंधी थोड़े ही जाएंगे। नए रोजगारों, नई और बड़ी संभावनाओं, नए अवसरों तथा नई नौकरियों के आकांक्षी ही पहले जाएंगे। इसलिए सिंधी समाज का एक छोटा और युवा वर्ग ही पहले वहां स्वेच्छा से जाएगा। फिर तो जैसे जैसे सिंध भारत और विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र होता जाएगा, वैसे वैसे समय समाधान निकालता जाएगा। इस प्रकार हमें सिंध के लिए किसी भी राज्य से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होगी। हम भारत सरकार के जल क्षेत्र में ही सिंध निर्माण करेंगे। भारत ने 1947 के अपने विभाजन में सिंध को खोया था और अब हम भारतीय समुद्री सीमा के अंदर ही सिंध पाएंगे। और सीधी सी बात है, जब हम राष्ट्रगान में सिंध बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमें तो सिंध चाहिए ही। जब राष्ट्रगान में सिंध सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक रूप में है, तो फिर धरातल पर भी सिंध प्रतीकात्मक रूप में क्यों नहीं? जब इक्के दुक्के क्रेजी लोग हिंद में सिंध नहीं रहने पर सिंध शब्द को राष्ट्रगान से हटाने की बात कह सकते हैं, तो फिर करोड़ों अरबों कंठों से राष्ट्रगान में सिंध को ससम्मान और आदर के साथ गाते रहने के कारण हम भारतीय हिंद में सिंध क्यों नहीं चाहेंगे? हिंद के अंदर सिंध का विचार ही अपने आप में एक आकर्षक विचार है। हिंद में सिंध निर्माण का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। सारे भारतवासी, खासकर सिंधी समाज के लोग विशेष रूप से इस विचार को सुने, जाने और समझें। मात्र इतने से ही राष्ट्रीय मानस तैयार हो जाएगा। जब राष्ट्रीय मानस तैयार हो जाएगा तो यह कार्य स्वाभाविक ढंग से साकार होगा। आज भारत में जनमत का राज है। जनमत का गति विज्ञान ही ऐसा है कि वह हाशिए पर पड़े मुद्दे को न केवल खींचकर चर्चा के केंद्र में ले आता है, अपितु उसका उचित समाधान भी हो जाता है। बस अभी करना कुछ नहीं है। भारत सरकार केवल सिंध राज्य के लिए द्वीप निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय ले ले, इसकी घोषणा कर दे। इसके बाद ही सिंध की परिकल्पना वाला द्वीप बनेगा और उस पर एक छोटे राज्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। सिंधी समाज वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि के मामले में काफी इनोवेटिव आइडिया वाला है। उसकी शरणार्थी से पुरुषार्थी और पुरुषार्थी से दानार्थी की भूमिका देखी जा सकती है। अब यह एक सक्षम समाज है। उस पर हिंद में सिंध के पीछे संपूर्ण देशवासियों तथा भारत सरकार की शक्ति लगेगी तो एक ऐसे राज्य की परिकल्पना तत्काल साकार रूप लेगी। यह प्रस्तावित राज्य सिंगापुर, हांगकांग और मैनहट्टन के समतुल्य गतिविधियों वाला तथा पर्यटन के लिए भारत एवं विश्व में आकर्षण का केंद्र होगा।
यह हमारा प्रस्तावित सिंध एक दिन पूरे भारत के लिए एक आलोक स्तंभ होगा। यह राज्य सिंध सवारे हिंद की पटकथा लिखेगा। हमें केवल हिंद में सिंध का नुक्ता लगाकर हिंद को पुख्ता करना है, यानी सिंध का नुक्ता हिंद होगा पुख्ता। हमारी समझ में हिंद उत्थान का मंत्र सिंध में है। सिंध बिना सूना हिंद के स्थान पर सिंध सवारे हिंद का माहौल बनाना है। एक आशंका यह हो सकती है कि जो राज्य अस्तित्व में हैं, वहां यदा कदा अपने राज्य के लोगों के लिए ही उसे आरक्षित रखने जैसी बातें होती हैं, तो क्या सिंध राज्य की चाह आगे उसी धारणा को नहीं बढ़ाएगी? इस आशंका का समाधान यह है कि सिंध राज्य केवल सिंधी समाज और सिंधी जाति के लिए नहीं, बल्कि एक एक भारतीय, भारत के राष्ट्रगान, भारतीय सिंधी समाज, भारतीय राष्ट्र तथा मातृभूमि के गुणगान की पूर्णता के लिए है। यह राज्य सिंधी संरक्षणवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद की संकीर्णताओं से मुक्त होगा। सिंधी समाज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चरित्र ले चुका है। जब पूरे भारत के सहयोग से इसको बनना है तो रहेंगे सारे लोग। सिंधी समाज का प्रतिशत अधिकतम होगा, पर वहां की आत्मा संपूर्ण भारत के निवासियों की आत्मा होगी। इन्हीं सारी बातों को लेकर मैंने अपनी लिखी दूसरी पुस्तक आओ हिंद में सिंध बनाए की रचना की है। इस पुस्तक में हमने कल्पना और विचार के कैनवास पर सिंध निर्माण को हर स्टेज से गुजारते हुए दिखलाया है। पुस्तक में सिंध भारत का 29वां नवीनतम राज्य घोषित कर दिया गया है। सिंध राज्य पूरी तरह अपने अस्तित्व में आ चुका है। गवर्नर की नियुक्ति हो गई है। राज्य की राज्य भाषा सिंधी होने की घोषणा हो चुकी है। कुछ ही दिनों में सिंध राज्य के विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले लोकसभा में उसके एक सांसद और राज्यसभा में भी सिंध से एक सांसद रहेंगे। निश्चित रूप से है तो यह परिकल्पना ही, पर कल के दिनों में इस दिशा में हलचल देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं। पुस्तक में एक सुखद पहलू यह भी है कि भारतीय सिंध के बनने में न केवल पाकिस्तानी सिंधी बल्कि पूरे पाकिस्तान में उत्साह एवं सहयोग का नजारा दिखता है। भारत के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के दोस्ताना व्यवहार से भविष्य के द्विपक्षीय विकास और मेल मिलाप के संभावित रास्ते को खोलने का भी एक प्रयास, एक कामना है इस पुस्तक में। पुस्तक की यह कल्पना दोनों देशों की आपसी ऐतिहासिक निकटता और अपनी जड़ों तक पहुंचने तथा इतिहास को देखने समझने की एक कोशिश, एक कशिश भी है। साथ ही भारत सहित विश्व विस्थापन समस्या के समाधान का एक प्रतीक भी। इसीलिए अब सिंध केवल सिंधी मानस की संतुष्टि और चाह से कई कई गुना बड़ा हो गया है। अब सिंधियत का पूरा होना भारतीयत का भी पूरा होना है। यह राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा बन गया है। आगामी आम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों एवं निर्दलियों से भी हिंद हित में सिंध की संभावनाओं पर चिंतन करने एवं अपनी स्पष्ट राय रखने का आग्रह किया जा सकता है। अखिल भारतीय स्तर पर हिंद के लिए सिंध की अनिवार्यता को प्रस्तुत करने का यह सुनहरा अवसर होगा। यह आग्रह देश के सभी मतदाताओं से भी किया जाना चाहिए। हिंद में सिंध की चाह अब राष्ट्रीय मुद्दा है। आम चुनाव के समय ही तो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे पर चर्चा होती है और समाधान का मानस और रास्ता बनता है। यकीन मानिए कोई भी मुद्दा या समस्या उसके समाधान से बड़ी नहीं होती है। कहा भी जाता है कि राजनीति असंभव तक को साधने की कला का नाम है। राजनीति के पास हर ताले की चाबी है। फिर यहां तो निर्माणकारी राष्ट्रवादी राजनीति द्वारा राष्ट्रीय पूर्णता प्राप्ति के मुद्दे के समाधान का पवित्रतम प्रयास है। दूसरी बात, आज कमर्शियल फिल्मों आदि के द्वारा भी किसी विचार के प्रचार प्रसार को परवान चढ़ाया जाता है।
हिंद में सिंध एक विचार है। इस विचार या मुद्दे के सरल समाधान के लिए जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। विचार को लोगों से जोड़ने का सबसे ताकतवर मास मीडियम सिनेमा, टेलीविजन और सोशल मीडिया है। फिल्म निर्माण से जुड़े एवं टेलीविजन और सोशल मीडिया से संबंधित लोगों के लिए यह विचारणीय है। इन्हीं सारी बातों को आप हमारी पुस्तक आओ हिंद में सिंध बनाए में देखेंगे। हमारी कई बातों पर विचार करें, पुस्तक पढ़ें और हमें अपने भावों, अपने विचारों से अवगत कराएं। यदि विचार सही लगता है तो समझें कि यह विचार आपका ही है और इसके लिए आप अपनी कमर कस लें। वंदे सिंध वंदे, हर हर सिंधु। धन्यवाद, नमस्कार।